नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंत भाग 2, इस किताब में जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां, इस पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ नागार्जुन इस लेखक ने लिखा है। पिछले वीडियो में इस पाठ के आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया था। आज हम बचे हुए आधे हिस्से का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेखक नागार्जुन ने हिमालय पर्वत को मानवीय रूप दिया था, उसका मानवीयकरण किया था और जो नदियाँ बहती है उन्हें हिमालय की बेटियां कहा था। वो बता रहे थे कि हिमालय में बहते समय ये नदियाँ छोटे बच्चे जैसे लगती है, उनकी बाल लीलाएं दिखाई देती है। वो उछलती है, कूदती है, खिलखिलाकर हंसती है। इसी प्रकार ये नदियाँ पहाड़ी प्रदेशों में बहती है, लेकिन यही नदियाँ जब समतल मैदान में उतरती है तो वह गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। लेकिन ये नदियाँ जब पहाड़ी प्रदेश में होती है तो इनका रूप अलग सा दिखाई देता है। ये नदियाँ पहाड़ी प्रदेशों में दुबली पतली सी दिखाई देती है और जब मैदानों प्रदेशों में उतरती है तो वो विशाल बन जाती है। इस नदियों के बारे में लेखक नागार्जुन बता रहे थे कि यही नदियाँ आगे चलकर कई जंगलों से गुजरती है और उन जंगल में अलग अलग पेड़ हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि देवदार पेड़, चीड़, ऐसे कई पेड़ हमें दिखाई देते हैं जो वहाँ की सुंदरता दिखाई देती है। आप हिमालय घूमने गए होंगे तो आपने वहाँ ये सुंदर सौंदर्य हुआ जो प्रदेश है वो आपने देखा हुआ होगा। हिमालय से बहने वाली कई नदियाँ आपने देखी होगी और वह रूप देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। तो इसी प्रकार नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां इस पाठ के द्वारा हमें नदियों के बारे में जानकारी दी थी। आगे वो बता रहे थे कि उनमें उनके मन में एक सवाल आता है, जैसे कि ये नदियाँ इतनी भागी दौड़ी कहाँ जा रही है, इनको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है जो इतने भागी दौड़े क्या कर रही है, जा रही है, किसे मिलने ये जा रही है, अपने पिताजी को छोड़कर वो किसे इतने मिलने इतने दूर वो दौड़ती हुई जा रही है, ऐसा सवाल लेखक के मन में आता है। तो हिमालय पर्वत को उन्होंने पिता कहा है तो इन नदियों को उन्होंने बेटियां कहा है। तो इसी प्रकार लेखक ने नदियों की जानकारी देते समय हमें दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में भी बताया था, जैसे कि सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये उत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियों की उपनदियां कौन सी है, ये नदियां कहाँ कहाँ से बहती है, आदि बातों की जानकारी हमने पिछले वीडियो में ली थी। आज हम उसके अगला जो परिच्छेद है उस परिच्छेद के बारे में क्या करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले। तो अगले परिच्छेद में लेखक नागार्जुन हमें बताना चाहते हैं कि जिसने ये नदियाँ देखी है, दूर से देखी है, यानी कि गंगा नदी हो, सतलज नदी हो, सिंधु नदी हो, जिन्होंने ये नदियाँ देखी है जो मैदानी प्रदेशों में बहती है, वह हमने वो नदियों का रूप कैसे देखा था, शांत, गंभीर, अपने आप में खोए हुए दिखाई देती है। लेकिन जब इस नदियों का रूप आप पहाड़ी प्रदेशों में देखते हो तो वो रूप कैसा होता है, अलग सा दिखाई देता है। तो लेखक हमें यही बताते हैं कि जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है उनके ख्याल में शायद यह बात आ सकी कि बूढ़े हिमालय की गोदी में ये जो नदियाँ है, ये जो बच्चियाँ है, या ये नदियाँ बच्चियाँ बनकर कैसे खेलती है। यानी कि आप देखते होंगे कि हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं
तो बच्चे क्या करते हैं, अपने घर के माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, या बड़े भैया भाई बहन हो, उनके गोदी में क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, हंसते हैं। उसी प्रकार लेखक कहते हैं कि ये नदियाँ भी बच्चियाँ बनकर हिमालय की गोदी में क्या करते हैं, खेल रहे हैं। ऐसे हमें वो बताते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि हम अपने माँ बाप की गोदी में नंगे होकर, दड़ंग होकर खेलने वाले रहते हैं, हम खेलते हैं। और जिस प्रकार ये बालिकाओं का रूप होता है, वो बालिकाओं का रूप हमें इन नदियों में दिखाई देता है। लेकिन उन वहाँ रहने वाले लोगों को यह रूप इतना अच्छा या आकर्षक नहीं लगता होगा, क्योंकि वो हर रोज वो रूप देखते। लेकिन हमारे जैसे लोग जब वो देखने के लिए चले जाते हैं, तो हमें उन नदियों का रूप, हिमालय का रूप देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और वो रूप देखकर लेखक को भी कैसा लगता है, तो लुभावना प्रतीत होता है। लेखक को लगता है कि हिमालय इन नदियों का कौन है, पिता है। और ये नदियाँ जाकर किसे मिलती है, समुद्र से मिलती है। यानी कि ऊपर के परिच्छेद में हमने देखा था कि कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे ये नदियाँ क्या होती है, मिलती है। यानी कि वो समुद्र इन हिमालयों के नदियों का हाथ पकड़कर क्या करता है, अपनी ओर ले जाता है। यानी कि समुद्र को लेखक ने यहाँ दामाद कहा है और हिमालय को क्या कहा है, तो ससुर कहा है। यानी कि हिमालय को ससुर के रूप में बताया गया है, तो समुद्र को दामाद के रूप में बताया गया है, और नदियों को हिमालय की बेटियों के रूप में बताया गया है। तो इसी प्रकार लेखक ने यहाँ प्राकृतिक जो चीजें हैं, उन प्राकृतिक चीजों को मानवीय रूप दिया है, उनका मानवीकरण किया हुआ हमें दिखाई देता है। लेखक अगले परिच्छेद में बताते हैं कि लेखक ने अगले परिच्छेद में एक उदाहरण दिया है, और वो उदाहरण है कालिदास का। यानी कि आपने कभी कवि कालिदास के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। तो कवि कालिदास एक महाकवि थे। उन्होंने मेघदूत जैसे महान काव्य की रचना की थी। तो ये महाकवि ने जो मेघदूत लिखा था, उसी का उदाहरण इस पाठ में नागार्जुन ने दिया है। तो पहले मैं आपको मेघदूत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। तो मेघदूत ये महाकाव्य कवि कालिदास ने लिखा है। इस महाकाव्य में 115 पद्य है। यानी कि ये कविता के रूप में लिखा हुआ महाकाव्य है। यह महाकाव्य 2 खंडों में विभाजित हुआ है। उसे पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत ऐसे कहा जाता है। अभी मेघदूत में एक कहानी के रूप में बताया गया है, एक कहानी बताई गई है, और वो कहानी पद्य के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा, यानी कि कविता के द्वारा बताई गई है। और ये मेघदूत संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अभी इसमें कहानी क्या बताई गई है, जो अलंक अलकापुरी जो नगरी है, कौन सी नगरी है, अलकापुरी। और उस अलकापुरी नगरी के राजा है धनराज कुबेर। उस धनराज कुबेर राजा ने अपने एक सेवक, यानी कि यक्ष, यहाँ आया हुआ है यक्ष, उस सेवक को एक कर्तव्य दिया था, कुछ काम दिया था, और उस सेवक के हाथ से गलती हो जाती है, वह कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभाता है। तो इसी कारण कुबेर राजा यक्ष इस सेवक को क्या करता है, 1 साल को राज्य के बाहर रहने की शिक्षा देता है, पनिशमेंट करता है, और उन्हें बाहर भेज देता है। तो यक्ष भारत के दक्षिण भाग में रामगिरी पर्वत पर चले जाते हैं, और वहाँ आश्रमों में वो क्या करते हैं, रहते हैं। आश्रमों में वो 8 महीने तक वहाँ गुजारते हैं, 8 महीने तक वहाँ रहते हैं। 8 महीने होने के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, और आपको मालूम है कि अभी जून में हमारे यहाँ भी वर्षा ऋतु आता है।
यानी कि बारिश शुरू होती है। उसी प्रकार जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो यक्ष को अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वो अपनी प्रेमिका की याद में विरहित हो जाता है। उसका विरह वो सहन नहीं कर पाता है और इसीलिए वो उसे लगता है कि अभी मुझे कुछ तो करना चाहिए, लेकिन उसे मालूम है कि मैं उस राज्य में वापस तो अभी नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपना संदेश किसी दूत के द्वारा भेजना चाहता है, लेकिन यक्ष को कोई दूत नहीं मिलता। आपको मालूम होगा कि पुराने जमाने में संदेश भेजने के लिए पशु पंछियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन यक्ष को कोई भी दूत नहीं मिलता है। तो आषाढ़ का पहला दिन था और जब पहला दिन था उसी समय आकाश में बादल आए थे, आकाश में मेघ आए थे और इसी कारण यक्ष को लगता है कि अभी मेरा संदेश कौन लेके जाएगा, तो ये बादल यानी कि मेघ लेकर मेरे प्रेमिका तक, मेरे प्रेयसी तक, मेरे पत्नी तक लेकर जाएंगे और उसे बताएंगे। और इसी के आधार पर मेघ यानी बादल और वो मेघ यक्ष के दूत बन जाते हैं और उसी आधार पर ये मेघदूत यह महाकाव्य क्या होता है, बन जाता है। आगे यक्ष मेघदूत को जाते समय रास्ते में क्या क्या मिल सकता है ये बताते हैं कि जैसे जाते में रास्ते समय तुम्हें कई पर्वत मिलेंगे तो पर्वतों पर आपको रुकना पड़ेगा, कई गांव मिलेंगे, गांव में आपको बरसना पड़ेगा, कई नदियां मिलेगी, उस नदियों में आपको पानी की बूंद आपको क्या करनी पड़ेगी, वहां डालनी पड़ेगी, यानी कि प्रेम का प्रतिदान देते जाना होगा। अभी प्रेम यानी कि जल का बूंद जो होता है उसे प्रेम कहा गया है, प्रेम उसे रूप दिया गया है, यानी कि आपको वहां बरसना होगा ऐसे कहा है। और कहते हैं कि यहाँ रास्ते में तुम्हें वेत्रवती यानी कि बेतवा नदी मिलेगी और उस बेतवा नदी में आपको क्या करना है, प्रेम का प्रतिदान देते जाना है और तभी तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें क्या होगी, पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। ऐसे यक्ष मेघ यानी बादल को बताते हैं। तो इसी प्रकार ये बादल, ये मेघ क्या हो जाते हैं, यक्ष के दूत बनकर चले जाते हैं। और इसी प्रकार कालिदास ने ये मेघदूत काव्य का निर्माण किया है। यानी कि लेखक नागार्जुन हमें यही बताना चाहते हैं कि न सिर्फ मैंने ही प्राकृतिक चीजों को मानवीकरण किया है या प्राकृतिक चीजों को मानवीय रूप दिया है, बल्कि प्राचीन काल से इस परंपरा का उपयोग किया गया है। यानी कि प्राचीन काल में कालिदास ने भी इस मेघ को दूत का रूप दिया है, यानी कि संदेश भेजने वाला जो एक व्यक्ति होता है उसे दूत कहा जाता है, तो बादल यानी मेघ को उन्होंने क्या कहा है, संदेश भेजने वाला व्यक्ति कहा गया है। तो वो मानवीय रूप दिया गया है, जिस प्रकार नागार्जुन ने हिमालय को पिता का रूप दिया गया है, नदियों को बेटी का रूप दिया गया है, सागर को, समुद्र को दामाद का है यानी मानवीय रूप दिया है, उसी प्रकार कालिदास ने भी मेघ यानी बादल को भी मानवीय रूप दिया था। यानी कि यह परंपरा प्राचीन काल से आती हुई हमें दिखाई देती है, ऐसे यहाँ हमें बताते हैं। तो इसी प्रकार कालिदास ने यह मेघदूत काव्य लिखा हुआ है। लेखक नागार्जुन अगले अगले परिच्छेद में बताते हैं कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्या कहा है, लोक माता कहा है। यानी कि आपने कई साहित्य कृतियाँ पढ़ी होगी या आपने रीडिंग किया होगा, तो आपने कई बार नदियों का अलग अलग नामों से पुकारता हुआ, लिखा हुआ आपने देखा होगा। जैसे कि काका कालेकर ने नदियों को क्या कहा है, लोक माता कहा है। उसी प्रकार कई लेखक नदियों को बहन कह सकते हैं, कई लेखक नदियों को प्रेयसी कह सकते हैं, कई लेखक नदियों को माता कह सकते हैं, कई लेखक नदियों को अपनी बहन कह सकते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग रूपों में चित्रित किया जाता है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम भी नदियों को भगवान का रूप मानते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, जैसे कि गंगा नदी हो या और सभी नदियों का हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें हम भगवान मानते हैं। और इसी कारण जब हम
गंगा के यहाँ चले जाते हैं या पंढरपुर में चले जाते हैं तो वहाँ जो भीमा नदी है जिसे चंद्रभागा कहा जाता है, वहाँ हम क्या करते हैं, स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि नदियों में स्नान करने से हमारा जो पाप है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी प्रकार हर एक इन नदियों का अलग अलग रूपों में देखा जाता है। तो लेखक कहते हैं कि काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, तो बाकी के लोग भी अलग अलग रूपों में उन्हें देख सकते हैं। तो इसमें हर्ज होने की या आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। और ये सोचते हुए लेखक एक दिन क्या हो जाते हैं, उनका मन उचट जाता है, यानी कि वो नाखुश रहते हैं, वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और इसी कारण वो ठीक होने के कारण वो खुशी मनाने के लिए क्या करते हैं, सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। और दोपहर के समय में वह सतलज नदी में अपने पैर छोड़कर क्या करते हैं, किनारे पर बैठते हैं। तो उसी समय उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ती है और उसी समय उनके मन में कुछ पंक्तियाँ आती है और वो पंक्तियाँ क्या करते हैं, लेखक गुनगुनाने लगते हैं। और वो जो गुनगुनाते हैं वही पंक्तियाँ आगे दी गई है। कौन सी है पंक्तियाँ, तो वो आगे हम देखेंगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाओ मैं तुम बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसी प्रकार की पंक्तियाँ लेखक क्या करते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। तो इसी प्रकार लेखक ने इन पंक्तियों में सतलज नदी को क्या कहा है, तो बहन कहा है, यानी कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। और तुम्हारी लीला देखकर मैं क्या हो जाता हूँ, अचरज हो जाता हूँ, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। और इसी कारण मैं क्या करता हूँ, तुम्हें जब देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं तुम्हारे लिए क्या करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। ऐसे लेखक इस पंक्तियों में बताते। आगे बताते कि तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा क्या है, बाप है। तुम क्या हो, बेटी हो और हिमालय तुम्हारा बाप है, और इसीलिए उसे तुम्हारी चिंता है। फिर भी हिमालय कैसा है, चुपचाप खड़ा है। और इस प्रकृति में तुम क्या हो, नटी हो, यानी प्रकृति क्या है, चित्रित पट है। यानी कि जिस प्रकार पिक्चर फिल्म में एक एक्टर होती है, नट और नटी होती है, उसी प्रकार इस प्रकृति के चित्रित पट पर तुम क्या हो, नटी हो। और ये तुम्हारा अद्भुत रूप देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे नागार्जुन इन पंक्तियों में हमें क्या करते हैं, बताते। तो इसी प्रकार हिमालय की बेटियां इस पाठ के द्वारा लेखक नागार्जुन हमें हिमालय और उसके पास बहने वाली नदियों के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देते हैं। और इस पाठ में नागार्जुन ने प्राकृतिक जो चीजें हैं, जैसे कि पर्वत हो, नदी हो, पेड़ हो, पत्थर हो, घास हो, यानी कि हर प्राकृतिक चीजों को उन्होंने क्या किया है, मानवीय रूप दिया है, उनका मानवीकरण करने का प्रयास किया है। यानी कि इस प्रकार जब हम सामने आते हैं तो जैसे वो चीज हमारे साथ बातचीत कर रही है, ऐसे हमें लगता है। तो इसी प्रकार इस पाठ के द्वारा हमें नागार्जुन ने हिमालय और हिमालय के साथ उन नदियों की जानकारी देने की कोशिश की गई। आपको कोई आशंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। अगले वीडियो में हम अगले विषय के साथ आएंगे। तब तक धन्यवाद।